हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, कि जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो सुनाई ना दे उसे तूफान कहते हैं, कि जो सुनाई ना दे उसे तूफान कहते हैं। और जो ये दीवारों में सुरंग है साहिब, कि जो ये दीवारों में सुरंग है साहिब, वो अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना की साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। मैं आर्य वीरांगना पायल राष्ट्र प्रेम और निर्माण के बारे में अपने विचार आपसे साझा करना चाहूँगी। आज़ादी हमारे अंग और हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, क्योंकि कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने जब भारत गुलाम था तब जन्म लिया था, और उन्होंने अपना बलिदान देकर हमें स्वतंत्र किया। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। और आज के समय में हमारा देश आज़ादी का, बहुत कम लोग ऐसे रह गए जिनको आज़ादी का सही मतलब पता होता है। तो पहले के समय में जब मेरा रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे, जिनकी रगों में से वंदे मातरम का जो खून निकलता था, उनसे अंग्रेजी शासकों में 5-5 डिग्री का तूफान आ जाया करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज ना आपको देश मर जाने को कहता है, ना मिट जाने को कहता है, ना फांसी का जाने को कहता है, बल्कि मेरे नजरिए से तो जो इंसान अपना काम पूरी मेहनत, श्रम और अपना काम पूरी लगन से करे, वो एक सच्चा देशभक्त कहलाता है। पहले के समय में जब 71, 65 और 59 के युद्धों में होता था, जो अपना सुहाग गवा देती थी ऐसी औरतें, जब ये कहा करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे बच्चों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई। अरे ऐसा एक विस्फोट हुआ, न जाने कितनों की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक इंसान मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की 2 रोटियां चली गई, मेरे घर की 2 रोटियां चली गई। और ऐसा होने के बाद भी एक माँ अपने फौजी बेटे को सरहद पर धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती थी, और बाद में पत्र लिखकर कहती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, बेटा घबरा जाना ना, कि बेटा घबरा जाना ना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। तो तब के समय में पूरा परिवार ऐसे अपनी देशभक्ति जाहिर कर रहा होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। और मैं तो बिल्कुल ये नहीं मानती कि 2 दिन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की डीपी पर तिरंगा लगाने से, या फिर हर घर मिशन तिरंगा चलाने से, हाथ में तिरंगा लेने से हमारी देशभक्ति साबित हो जाती है। अगर ये हमारी देशभक्ति है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगे बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे कि वो हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा बेच रहा है, तो उसकी देशभक्ति है? तो ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते, कि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते। पेट के भूखे होते हैं ना जो, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते। इसीलिए तब के समय में ये होता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। हमारा पूरा भार है हमारी संपूर्ण देशभक्ति, ताकि इस देशद्रोही को पता चले कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। और अगर भाईचारे से रहना हो तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। और आज के समय में करा होती है वो देशभक्ति, जब एक जवान लड़का अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पार करवा देता है। जब हम किसी की जान बचाने से ज्यादा इंस्टाग्राम पर उसकी फोटो डालकर अपने लाइक्स बचाने पे लगे रहते हैं कि हमारे लाइक्स आए, हम उनकी फोटो डालें, तो आज के समय में ये होता है। और आज के समय में जिन युवाओं को हमने अपने राष्ट्र प्रेम को बांधे रखने की सोचा था कि वो हमारे राष्ट्र प्रेम को बांधे रखेंगे, वो मात्र 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी उंगलियों के मात्र घर्षण से खाली अपने भावनाओं की इमोजी भेजता है। तो आज के समय में ये होता है। और मैं बता दूं, आज भी हम महिला सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर पे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कानून लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ आजादी को कोई मीनिंग ही नहीं दिया जाता है, इसीलिए। और हमारे यहाँ हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, कि पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और रात को भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग, कि रात को भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। अगर गरीब को दान देने की इतनी इच्छा रखते हो, तो गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। और अगर दान देने की इतनी इच्छा रखते हैं, तो किसी को जीते
चीज रक्तदान दीजिए, मरने के बाद किसी को अंगदान देकर उसको फिर से जीवन दान दीजिए, तो इसे कहते हैं कि आप दान दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दान, हमारे यहाँ की स्पेशलिटी बता, हम दान देने से पहले ना अपने फोटो डालते हैं कि दान देके फोटो डालें कि हमारे लाइक्स आए, हमारे शेयर्स आए, तो इसे दान देना नहीं कहते, मैं ऐसा मानती हूँ। और ना हम लोगों के यहाँ बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है। पहली बीमारी शिक्षा की, हमें कहा जाता है हम सबसे बड़े लोकतंत्र माने जाते हैं शिक्षा के मामले में, हमारे यहाँ सब तरह की, हमने नालंदा विद्यापीठ जैसे बड़े बड़े विद्यालय देश को दिए, लेकिन आज भी महान विद्यालय में हमारा भारत का एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की शिक्षा नीति केवल दो ही लोगों के लिए होती है, एक जो विद्वान होते हैं, दूसरे जो धनवान होते हैं, उसके अलावा तीसरे के लिए शिक्षा नीति नहीं होती है। इसीलिए, और दूसरा हमारे यहाँ हमारे को कहा जाता है हम सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, सिख ईसाई भी पैदा होता है, लेकिन बड़ी बदनसीबी है कि अब एक अच्छा इंसान पैदा नहीं होता। क्योंकि मेरे नजरिए से राष्ट्र निर्माण के लिए ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, उसके लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। इसीलिए और मेरे हिसाब से तो हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब ये जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत है उसको केवल सरकारी नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक दिल से अपनाएगा। मेरे हिसाब से राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। मेरे हिसाब से राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब ये पूरा देश मिलकर एकजुट होकर हमारे आजादी और हमारे राष्ट्र प्रेम के बारे में सोचेगा। तो इस प्रकार से बहुत सी बीमारियां और हमें अपनी छोटी छोटी कोशिशों से हमारे राष्ट्र निर्माण को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें चोट ना पत्थरों से लगती है, पहाड़ों से नहीं। इसलिए छोटी छोटी कोशिशों से ही बहुत सारा राष्ट्र निर्माण हमें बहुत सारी सीख मिलती है। और लास्ट में अंतिम में दो ही शब्द कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ खड़ी होकर सैल्यूट करती हूँ हर एक उस जवान को जो सड़क पर खड़ा है, हमारे देश की पुलिस प्रशासन और एक किसान को जिसके बिना ये राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी संभव नहीं। और लास्ट में दो ही शब्द कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। और अगर होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और पाकिस्तान ही क्यों सारा विश्व जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलिस्ते हैं इसके लिए गुलिस्तान। जय हिंद, जय भारत।